तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेक्शन जिसका नाम है परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग सेक्शन 236। ठीक है, ये टॉपिक सेक्शन 235 से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, सेक्शन 235 में अपन ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। ठीक है, ए कंपनी और आर कंपनी का एग्जांपल, अगर आप उसका रिवीजन करना चाहते हैं तो एक और बार लास्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक से। ठीक है, जिसका नाम है सेक्शन 236 पावर परचेज और माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नया एग्जांपल। जैसे कि वोडाफोन और आइडिया कंपनी दोनों कंपनी मर्ज होना चाहती है और बनना चाहती है वीआई कंपनी। ठीक है, पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट केस होगा। ठीक है, यहाँ एक तो अपन एज्यूम लेते हैं आइडिया कंपनी के जो एसेट्स है वो हाई वैल्यू के हैं। ठीक है, दोनों के बराबर नहीं एसेट्स, वोडाफोन कंपनी के कम एसेट्स है और आइडिया कंपनी के एसेट्स हाई वैल्यू के। ठीक है, पर दोनों मर्ज होना चाहती है। तो अब क्या, वोडाफोन कंपनी के एसेट्स तो कम वैल्यू के, पर वोडाफोन कंपनी के पास इतने पैसे नहीं कि वो उतना सेटलमेंट कर सके कि दोनों में बराबर होके वो वीआई कंपनी बन जाए। ठीक है, तो वोडाफोन ने आइडिया कंपनी को क्या ऑफर दिया कि वोडाफोन कंपनी की एक खुद की सब्सिडरी है जिसमें वोडाफोन कंपनी के 92% है। ठीक है, यानी कि होल्डी ऑन सब्सिडरी नहीं है पर 92% है। ठीक है, एक वोडाफोन कंपनी की सब्सिडरी है जिसमें उसके पास 92% शेयर होल्डिंग है। ठीक है, तो अब दोनों का मर्जर हो जाएगा तो बाद में तो वो बन जाएगी वीआई कंपनी। ठीक है, तो वोडाफोन कंपनी ने क्या ऑफर दिया, क्योंकि आइडिया कंपनी के एसेट्स आई है और वोडाफोन कंपनी के इतने एसेट्स आई नहीं है, तो वोडाफोन कंपनी ने ये आइडिया को ऑफर दिया कि अगर वो इन एक्सचेंज ये एसेट्स तो आई है। ठीक है, तो इन एक्सचेंज ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, उनके पास इतना कैश सफिशेंट नहीं है तो वो कि आइडिया कंपनी को उसके बराबर दे सकें, तो उन्होंने आइडिया कंपनी को ये ऑफर दिया कि उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, सिर्फ वोडाफोन कंपनी की सब्सिडरी है, वो बोल रहे हैं कि ये सब्सिडरी जब अपना मर्जर हो जाएगा तो ये आइडिया कंपनी की हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो रहा है, परचेज और माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, यानी कि ये वोडाफोन कंपनी के पास ऑलरेडी एक सब्सिडरी है जहाँ 92% शेयर होल्डिंग वोडाफोन कंपनी के पास है। ठीक है, पर दोनों का अमालगमेशन हो जाएगा तो वीआई हो जाएगा, तो ये आइडिया के पास भी हो जाएंगे 92%। पर आइडिया कंपनी क्या चाहती है, उसको तो होली ऑन सब्सिडरी बनाना है इस कंपनी को। जो वोडाफोन की सब्सिडरी आइडिया चाहती है कि इसको होली ऑन सब्सिडरी बनाए, यानी कि 8% लोग और चाहिए। ठीक है, तो अब एक तो ऑप्शन है कि यहाँ तो ऑप्शन 1 है कि आइडिया कंपनी ज़बरदस्ती, ठीक है, जैसा मैंने सेक्शन 235 में देखा था, ये ऑफ़र देना पड़ेगा, 90% लोग हाँ बोलेंगे, पर यहाँ ऑफ़र देने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी वोडाफोन कंपनी के पास 92% शेयर होल्डिंग है, तो बाकी 8% लोगों के लिए वो वाला सेक्शन तो यूज़ में आएगा नहीं। तो यहाँ क्या है, आइडिया कंपनी को इस अंडर सेक्शन 236 में बता रखा है अगर आइडिया कंपनी चाहे तो इन 8% शेयर होल्डर्स को बिना ऐसे, मतलब बिना उन शेयर होल्डर्स की कंसेंट बिना भी वो एक्वायर कर सकती है। हाँ, बदले में उनको सेटलमेंट कर कैश देना पड़ेगा। ठीक है, पर उनकी कंसेंट ज़रूरी नहीं है। ठीक है, या फिर एक और ऑप्शन यहाँ आता है कि 8% लोग अगर चाहें, अभी तो 8% लोग इसलिए नहीं थे वोडाफोन कंपनी के पास, पर 8% लोगों को लग रहा है कि हाँ दोनों का बाद में मर्जर हो जाएगा तो हम तो इस कंपनी में जाने के लिए तैयार हैं, तो या तो 8% लोग अपने आप ही इस कंपनी में आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ दोनों ऑप्शन है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं दोनों सेक्शन के अंदर डिफरेंस क्या है सेक्शन 235 और 236 में। सेक्शन 235 में अपन ने देखा था 4 महीने का वो स्कीम देना पड़ेगा जिसमें 90% लोग आएंगे, तो उसके बाद अपन कर सकते हैं कि ये 8% लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, पर यहाँ ऐसा केस नहीं था 236 में। बाय वर्च्यू ऑफ अमालगमेशन कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटी शेयर एक्सचेंज ट्रांसफर कंपनी एक्वायर्ड 90% ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, यानी कि आइडिया कंपनी का जब दोनों का अमालगमेशन हो गया तो आइडिया कंपनी को ये ऑटोमेटिक 92% मिल जाएंगे। यहाँ आइडिया कंपनी को ये ऑफर नहीं देगी 4 महीने का। ठीक है, यहाँ ऑटोमेटिक ये 92% मिल जाएंगे और इसलिए बता रखा है अंडर सेक्शन 236 अगर ये आइडिया कंपनी चाहे तो 8% लोगों को भी शेयर होल्डिंग को भी एक्वायर कर सकती है। ठीक है, अब अंडर सेक्शन 235 क्या था, ओनली मेजोरिटी कैन ऑफर माइनॉरिटी, और इसमें क्या है, मेजोरिटी कैन ऑफर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी कैन ऑल्सो ऑफर टू मेजोरिटी। ठीक है, पर इन दोनों में सिमिलर ये बात है कि दोनों कंपनी होली ऑन सब्सिडरी बनाना चाहती है। ठीक है,
यानी कि यहाँ आइडिया कंपनी भी चाहती है कि इसको होली ऑन सब्सिडी चाहिए, 8% लोग चाहिए, तभी उसको मज़ा आएगा, ठीक है। और यही अंडर अपन ने सेक्शन 235 में देखा था, यहाँ 93% शेयर होल्डिंग ऑफर देने के बाद हो गई थी, ठीक है। पर एक कंपनी चाहती थी कि आर कंपनी को होली ऑन सब्सिडी बनाए, तो इसलिए उसने फिर विद इन 2 मंथ्स ये करा था, ठीक है। तो ये था अपने पास, ठीक है। अब उसके बाद बता रखा है जो भी शेयरिंग ऑफ एडिशनल कंपनसेशन बता रखा है, ठीक है। अगर ये लोग चाहते हैं कि उनको कोई एडिशनल कंपनसेशन दिया जाए, या 8% लोग नहीं आ रहे, या फिर ये 92% इनमें भी अगर किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है, तो उनको प्रो राटा बेसिस पर अलाउ हो जाएगा एडिशनल कंपनसेशन, ठीक है। क्योंकि 8% लोग आइडिया कंपनी ज़बरदस्ती या 8% लोगों को ले रही है, तो बदले में उनको कैश तो मिलना चाहिए ना। तो कैश उनको जो भी मार्केट रेट है उससे कम पे नहीं मिलेगा, बस ये बता रखा है, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था, उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं मर्जर एंड अमालगमेशन ऑफ कंपनीज अंडर सेक्शन 232, ठीक है। तो ये अपनी बुक का टॉपिक है, मर्जर एंड अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, पेज नंबर 5.15 पे, ठीक है। ये इतना बड़ा टॉपिक है, पर अपन इसको क्या करेंगे, फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे तो काफ़ी समझने में आसान रहेगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, मर्जर एंड अमालगमेशन ऑफ कंपनीज में अपन ने एप्लीकेशन दी थी अंडर सेक्शन 230 अरेंजमेंट, यानी कि अरेंजमेंट नहीं हुआ, यानी कि जुगाड़ नहीं हुआ, ठीक है। एक तरीके से आप बोल सकते हो, एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि अरेंजमेंट एक वाइड टर्म है, और अरेंजमेंट के अंदर ही मर्जर एंड अमालगमेशन आता है, ठीक है। क्योंकि पहले अपन ने देखा था किंगफिशर और एसबीआई बैंक में दोनों ने के बीच में अमालगमेशन, दोनों के बीच में वो बात नहीं बनी थी कॉम्प्रोमाइज़ की, ठीक है। तो कंपनी के पास अब क्या ऑप्शन बचता है कि मर्जर एंड अमालगमेशन, ठीक है। यानी कि किंगफिशर कंपनी चाहे तो किसी और कंपनी के साथ अमालगमेशन कर सकती है, मर्जर कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, मर्जर एंड अमाल, ये सेक्शन 232 कब लगेगा, या तो मर्जर एंड अमालगमेशन प्लस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। यानी कि एक कंपनी की, दोनों कंपनी के आपस में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, जैसे कि अपन ने देखा था वोडाफोन आइडिया, जब दोनों मिलकर वीआई बन जाएंगे तो दोनों के एसेट्स ट्रांसफ़र होंगे नई कंपनी में, ठीक है। और अगर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होता है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होता है और मर्जर एंड अमालगमेशन दोनों चीज़ें होती है तभी ये सेक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा, और ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा, ऑर्डर करो मीटिंग, ठीक है। पूरी जैसा हमने देखा था मीटिंग बुलाई जाएगी, ठीक है। प्रॉक्सी लोग, ये लोग भी अटेंड कर सकते हैं, वही सबको नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बता रखा है सेक्शन 230 सब सेक्शन 3 टू सब सेक्शन 6 वो अप्लाई होगा, ठीक है। कौन से आते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ट्रिब्यूनल फिर ऑर्डर देगा, ऐसे ही नहीं डायरेक्ट यहीं पर ट्रिब्यूनल ऑर्डर नहीं देगा, पहले ट्रिब्यूनल बोलेगा कि हाँ भैया दोनों कंपनी के शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, ये सब लोग एग्री हैं तो उनके लिए ऑर्डर करो मीटिंग, ठीक है। तभी ट्रिब्यूनल लास्ट में ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। ट्रिब्यूनल ऑर्डर, और जब ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा तो ये सारी बातों का ध्यान रखिएगा, ट्रांसफ़र टू ट्रांसफर कंपनी ऑफ होल्ड और पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग लायबिलिटीज़, यानी कि मान लो किसी आइडिया कंपनी का कोई लोन बाकी था, तो ऐसा नहीं कि वीआई बनने के बाद वो लोन ख़त्म हो जाएगा, वो लोन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अलॉटमेंट बाय ट्रांसफर कंपनी ऑफ एनी शेयर्स डिबेंचर्स, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, मान लो आइडिया वोडाफोन को खरीद रही है, सिर्फ आई बनना चाहती है, तो आई कंपनी को वोडाफोन कंपनी को शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे, ठीक है, उस कंपनी के, आइडिया कंपनी के, ठीक है। कंटिन्यूशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किसी कंपनी पर कोई लीगल प्रोसीडिंग चालू थी तो वो चालू ही रहेगी, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगी। फोर्थ, डिसॉल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, यहाँ अगर मान लो कोई कंपनी खरीद रही है, जैसे कि आइडिया कंपनी वोडाफोन को खरीद रही है और सिर्फ वीआई बन रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वोडाफोन कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, ठीक है। यहाँ डिसॉल्यूशन हुआ है, ठीक है। वाइंडिंग अप अलग प्रोसीजर है, डिसॉल्यूशन अलग है, ठीक है। प्रोविज़न ऑफ डिसेंट पर्सनस, अब मान लो कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे लोग होंगे जो मानेंगे ही नहीं इस ऑफर से, तो उनके लिए कोई प्रोविज़न अमाउंट रखा जाएगा, ठीक है। और अदर सप्लीमेंटल मैटर्स, और अगर कोई एक्स्ट्रा बात होगी तो उनका ध्यान रखा जाएगा जब भी ये मर्जर एंड अमालगमेशन होगा, ठीक है। एक तरीके से अपन इसको बोलते हैं स्लो प्रोसेस, ठीक है। अब सेक्शन अपन ने देखा था यहाँ 233 to 6 में आखिर है क्या,
इसमें बताया जाएगा आखिर कंपनी का पर्पस क्या है, डॉक्यूमेंट सबमिट करे जाएंगे, मीटिंग का नोटिस सबको देंगे, ठीक है। वोट प्रॉक्सी भी वोट कर सकते हैं, बलूट और ऑब्जेक्शन का वो सब वैलिड रहेगा जो अपन देखते हैं। नोटिस दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई, और अगर इनको कोई दिक्कत है तो ये विद इन 30 डेज इनको बोलना अलाउ है, ठीक है। और साथ ही साथ अप्रूवल भी लगेगा मेजॉरिटी प्लस 3/4 वैल्यू का। ये अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं, मेजॉरिटी प्लस 3/4 वैल्यू, यानी कि अगर 51% 100% आए और 51 लोगों ने वोट करा तो 51% ऐसे होने चाहिए जो 3/4 वैल्यू, कंपनी के 3/4 वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हों, ठीक है। ये अपन ने देख लिया। उसके बाद ही ये ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा कि आप कंपनी वीआई बनने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आता है नोट बता रखा है, वी आर ट्रांसफरी कंपनी लिस्टेड कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। अब मान लो एक अनलिस्टेड कंपनी उठा रही है, ठीक है। जैसे कि कोई सी भी एक्स कंपनी मान लो, और एक्स कंपनी ने क्या करा, एक्वायर कर लिया रिलायंस कंपनी को, ठीक है। रिलायंस कंपनी थी लिस्टेड कंपनी और एक्स कंपनी थी अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। यानी कि अनलिस्टेड कंपनी उठा रही है रिलायंस, यानी कि अनलिस्टेड कंपनी उठा रही है रिलायंस कंपनी को, ठीक है। परचेज कर रही है अनलिस्टेड कंपनी, किसको परचेज कर रही है, लिस्टेड कंपनी को। तो क्या होगा, तो ऐसा नहीं कि ट्रांसफ़र होने के बाद ये एक्स कंपनी, ठीक है, अगर इस परचेज करी तो ऐसा नहीं है कि जो भी हमारा मर्जर अमालगमेशन होने के बाद एक्स कंपनी ऑटोमेटिकली लिस्टेड बन जाएगी। अगर वो पहले अनलिस्टेड थी तो बाद में भी अनलिस्टेड ही रहेगी जब तक वो खुद लिस्ट नहीं होती। ऐसा नहीं कि रिलायंस कंपनी लिस्टेड थी तो दोनों का आपस में मिलने के बाद ये कंपनी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। एक्स कंपनी अनलिस्टेड ही रहेगी। शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट, प्रोविजन शुड बी मेड, ठीक है। वही कुछ जनों के लिए प्रोविज़न भी बनाया जाएगा। उसके बाद अपने पास आता है सेक्शन 233 आता है, यानी कि इसमें बता रखा है कुछ जन अगर शेयर होल्डर्स लोग नहीं मानते, ठीक है, ट्रांसफर कंपनी के, तो उनके लिए प्रोविज़न बनाया जाएगा, ठीक है। फिर बाद में वो विद इन 2 मंथ्स वो अपन ने देखा था, वो तभी अप्लाई होगा जब 90% लोग एग्री होते हैं, तभी वो अप्लाई होता है। उसके बाद आता है सेक्शन 233 आता है फास्ट ट्रैक मोड ऑफ मर्जर और अमालगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनीज, ठीक है। ये फास्ट ट्रैक मोड है, ठीक है, कहने को ये फास्ट ट्रैक मोड है, ठीक है, पर असली में क्या है, ये सबसे स्लो मोड है, ठीक है। जो अपन ने देखा था ना अभी मर्जर और अमालगमेशन का, वो कहने को तो वो स्लो मोड लिखा हुआ है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो दोनों में अपोजिट है। प्रैक्टिकल लाइफ में वो आप देखोगे तो वो फास्ट ट्रैक है और इसका नाम है फास्ट ट्रैक है, पर असली में प्रैक्टिकल लाइफ में ये स्लो मोड है, ठीक है। तो जो बुक में लिख रखा है अपन वैसे ही चलते हैं। फास्ट ट्रैक मोड ऑफ मर्जर और अमालगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनीज, कुछ कंपनीज को छूट दे रखी कि अगर उनको मर्जर और अमालगमेशन करना है तो उनको कम फास्ट तरीके से वो कैसे कर सकते हैं। अब कौन कौन सी कंपनीज इसमें जैसे कि मर्जर और अमालगमेशन करना है, तो आपके पास 2 सेक्शन थे अंडर सेक्शन 232, वही अपन अभी देख के आए जस्ट, और एक है ये सेक्शन 233 करंट, ठीक है। अब इसमें किसको डिस्काउंट दे रखा है, यानी कि कौन फास्ट ट्रैक बैच अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे इसको यूँ समझ लो, एक तो स्मॉल कंपनी और होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होली ऑन सब्सिडरी, ठीक है, यानी कि होल्डिंग कंपनी और उसकी होली ऑन सब्सिडरी दोनों के बीच में मर्जर अमालगमेशन होना चाहते हैं तो भी ये सेक्शन अप्लाई है। 2 केस में ही अप्लाई, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, नोटिस भेजा जाएगा विद इन 30 डेज़ के अंदर, ठीक है। किसको भेजा जाएगा, आरओसी को भेजा जाएगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर और ऐसे पर्सन जो अफेक्ट होंगे स्कीम से, यानी कि क्रेडिटर्स, उन लोगों को भेजा जाएगा जब ये स्कीम अब। उसके बाद क्या होगा, अगर इनको कोई ऑब्जेक्शन है तीनों को तो एजीएम बुलाई जाएगी, ठीक है। एजीएम के अंदर ये स्कीम का अप्रूवल रखा जाएगा। अप्रूव कैसे होगी, उसके लिए भी वोटिंग होगी मेंबर्स के केस में होल्डिंग एटलीस्ट 90% ऑफ शेयर्स। अब यहाँ कोर्ट का परमिशन नहीं लिया गया है तो इसलिए बता रखा है मेंबर्स का 90% होल्डिंग ज़रूरी है। अगर 90% लोग वोट करेंगे तभी ये फास्ट ट्रैक मोड पर मर्जर और अमालगमेशन हो सकता है। अगर 90% लोग तो चाहिए ही चाहिए मिनट। उसके बाद क्या होगा, क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी, उनको 21 दिन का नोटिस भेजा जाएगा और ऐसा क्रेडिटर्स होने चाहिए जो रिप्रेजेंट करते हो 90% इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। नोटिस सबको भेजा जाएगा, पर जो वोट करेंगे स्कीम को अप्रूव करने वाले कौन से क्रेडिटर्स होंगे, जो कंपनी के टोटल क्रेडिटर्स का 90% लोग हाँ बोल देंगे तो
यानी कि अगर इसमें NCLT का यानी कि इसमें कोर्ट का इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो 2 कंडीशन एक्स्ट्रा रख दी। एक तो मेंबर्स का अप्रूवल, वहाँ पर ने देखा था 75 से भी चल जाता था, वो सिंपल मेजॉरिटी से भी चल जाता था, पर यहाँ 90% चाहिए। और क्रेडिटर्स के केस में 90% लोगों का अप्रूवल चाहिए। अगर ये लोग अप्रूव कर देते हैं स्कीम को तो विद इन 7 डेज नोटिस भेजा जाएगा। ये दोनों लोगों ने हाँ बोल दी तो विद इन 7 डेज CGROC ऑफिशियल लिक्विडेटर को नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है। अब अगर ROC-OL यानी कि ऑफिशियल लिक्विडेटर को या तो ऑब्जेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर नो ऑब्जेक्शन है तो ये फाइल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, और अगर ऑब्जेक्शन है तो विद इन 30 डेज वो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल भेज सकती है, यानी कि अल्टीमेटली फैसला लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखेगी क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में यानी कि ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टर का पर्सनल कोई फ़ायदा हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारी बातें देखेगी, कंफर्म करेगी, कंफर्म हो गया तो हाँ हो गया तो कंपनी को बता देगी। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। विद इन 60 डेज कंपनी ट्रिब्यूनल में फाइल कर देगी एप्लीकेशन। यानी कि यहाँ अल्टीमेटली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो लास्ट में फाइल तो ट्रिब्यूनल के पास ही आ रही है, पर उस ट्रिब्यूनल से बचने के लिए इतने लोगों को हाँ बोलनी चाहिए, मेंबर्स और क्रेडिटर्स। अब ऑटोमेटिकली जब क्रेडिटर्स लोग मेंबर्स लोग ही हाँ बोल देंगे तो इसलिए ट्रिब्यूनल ने इतना छूट दे रखा है, ठीक है। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाँ बोल दी तो यहाँ तो ट्रिब्यूनल की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। फिर ट्रिब्यूनल क्या करेगा, इस केस में पास करेगा ऑर्डर, ठीक है। जो भी ऑर्डर होगा विद इन 30 डेज फिर इनको बता दिया जाएगा ROC को, अगर स्कीम रजिस्टर्ड होती है, और कंसर्न पर्सन को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। थैंक यू।